बहुत पुराने ज़माने की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा रहता था। बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। इसकी राज में रियाया बहुत खुश थी। शेर बकरी एक घाट पानी पीते। हर तरफ अमनो अमान था। राजा का एक ही बेटा था, बड़ी मिन्नत मुरादों का बड़ा लाडला। बादशाह ने लाडले बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। राजकुमार भी तो यूं बहुत समझदार, नेक और हर फन में माहिर था, लेकिन बेजा लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की जिद कर लेता, इसे हासिल करके ही रहता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। इसके फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल आया। इसे बड़ी प्यास लग रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला ये धोबियों का मोहल्ला था। चारों तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नज़र एक मकान की तरफ उठी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न तो इसने कभी नहीं देखा था। लगता था आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। घटाओं जैसे काले लंबे बालों के बीच में चांद सा चेहरा चमक रहा था। अचानक लड़की की नज़र भी राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन ही दुपट्टे में अपने आप को छुपाकर नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश सा आ गया। इतने में इसके साथी और नौकर चाकर वहां आ गए और मजबूरन राजकुमार को वापस महल आना पड़ा। राजकुमार की आंखों में वो मौनी सूरत हटती ही नहीं थी। अपने खास मुलाजिम को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार की जिद थी कि अब शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जान दे दूंगा। 3 हट्टी मशहूर हैं, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। यहाँ बाल हट भी थी और राज हट भी। राजा को पता चला तो सोच में पड़ गया। लाडली बेटी की कभी कोई बात नहीं टाली थी, लेकिन ये बात और ही थी। राजिया की होने वाली रानी एक धोबी की लड़की बनेगी, ये इसे किसी तरह गवारा नहीं था। दूसरी तरफ बेटी की जिद थी। प्रधानमंत्री को बुलाकर मशवरा किया। प्रधानमंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और जाजिदा आदमी था। इन्होंने सिला दी, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं है। राजकुमार को अपनी मनमानी करने दीजिए, जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से कोई राजकुमारी ब्याह लाइएगा। जो भी राजा महाराजाओं की तो कई रानियां होती हैं, पड़े रहेगी ये भी एक कोने में। बात राजा की समझ में आ गई। राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हैं, तुम्हें इजाज़त देते हैं। तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन हम किसी तरह भी शरीक नहीं होंगे और ना ही कोई शाही तामझाम होगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। राजकुमार की तो दिल्ली मुराद पूरी हो गई। इसे यूं भी धोबी के घर शाही बारात ले जाने का कोई शौक नहीं था। इसने फौरन आदमी भेजकर धोबी को बुलाया। दोनों मियाँ बीवी डरते कांपते पहुँचे। ना जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबन फूले नहीं समाएंगे, राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे। इन्होंने इन्हें ये इज्जत दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार ये तो हमारे धनिया भाग हैं कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम इस धोबी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं और ये हमारे राजिया का मामूली धोबी कह रहा था कि पूछकर बताएगा, लेकिन दिल का मामला था इसलिए बर्दाश्त कर गया। अलबत्ता धोबी से कह दिया कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है, इनकार की सूरत में तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में सड़ा दूंगा। वो दोनों जैसे डरते कांपते हांफते ऐसे ही वापस घर चले गए। घर जाकर इन्होंने लड़की से कहा कि राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है, अगर तुमने ना की तो हम जान से जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिए मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन धोबी राजकुमार के पास गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं राजकुमार गुस्से में सर तन से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और ये हिम्मत के राजकुमार के आगे शर्तें रखे।
राजकुमार को पहले तो बहुत गुस्सा आया, चाहा कि तलवार से धोबी का काम तमाम कर दे, लेकिन फिर एक तो दिल की लगी, दूसरा तजस्सुस ये हुआ कि देखें ये धोबी की लड़की क्या शर्तें रखती है। राजकुमार इसी वक्त धोबी के साथ इसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी अपनी बूढ़ी माँ और बीवी के साथ रहता था। ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचा तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त ये है कि आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाया करूंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया कि सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर खटिया में कौन आता है। राजकुमार बोला, मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को हंसी आ गई। शादी है या मजाक है, सोचा सब कुछ हो जाएगा। बाद में बोला, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कुछ खाए पिए नहीं। इसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, चौथी शर्त ये है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा सब बकवास है, एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी रह जाएंगी। इसने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, तो फिर आप बारात लेकर आइए। लड़की नहीं चाहती कि इसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर ब्याने गया और फेरे पड़वा कर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें इसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो आई और राजकुमार के कमरे में बिस्तर पर बैठने के बजाय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजकुमार भी चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू ब्याह कर महल में आई है। राजा रानी तो वैसी भी शरीक नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की मुंह चढ़ी बांधी कनीज थी। वो ही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो बजा आवरी करूं। शाम हुई तो बादी ने आकर इत्तला दी कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह इन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और इसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया ना पिया, न हिली ना झूली, पत्थर की बुत की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर होश हवास इज्जत सब दांव पर लगा दी थी, इस चेहरे की झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग बातें बनाते, राजा रानी भी रूठे हुए थे। राजकुमार की जिंदगी से खेल तमाशे सैरो तफरीश सब खत्म हो गई। एक दिन इसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, इसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले आना इसे शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, कंवर की ये हो। सच्ची बात यह है वो हमारी बेटी ही नहीं। एक दिन हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारे कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी को इसकी मनमोहनी सूरत भा गई। हमने इसको आसरा दे दिया। हमारे घर में ऊपर धुले कपड़े रखने का एक कमरा है। इसने कहा वो ऊपर रहेगी। हमने कमरा खाली कर दिया। इसके साथ इसकी एक सुकी भी आ गई। दोनों ऊपर रहने लगी। हमसे इसने इसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती थी। इसे माँ कहती थी। वो बेचारी इसी में खुश थी। हमें इसने कसम दे रखी थी कि किसी को इसके बारे में कुछ ना बताएं। इसलिए जब आपने शादी की बात की तो हम चुप रह गए। जैसा इसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्शी करें। धोबी तो चला गया और राजकुमार अजब कश्मकश में पड़ गया। अब करे तो क्या करे, दिल हर तरफ से उचाट हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बगैर महल से निकल खड़ा हुआ। बस अपनी राजदार बांदी को बताया कि
मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और कब तक आऊँगा। मेरे पिताजी, माताजी या कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना देश की यात्रा पर गए हैं। बादी का दिल राजकुमार की हालत देख कर बहुत दुखता था। इसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिन इस नर्क से तो छुट्टी मिलेगी। राजकुमार का दिल दुनिया ही से उठ चुका था। वो हिमालय पहाड़ की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए कोई गुफा तलाश कर रहा था। गुफा में कुछ रोशनी नजर आई। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा है। आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए हैं। तमाम जिस्म पर और पलकों तक में धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें गज लंबी बत्ती जल चुकी है और गज पर अभी बाकी है। इन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो भी इनके चन्नों के पास बैठ गया, लेकिन इन्होंने आंखें नहीं खोली। इन्होंने समाधि लगा रखी। इन्हें कुछ खबर नहीं थी। बूढ़ा अपने ईश्वर की यादों में गुम था। राजकुमार वहीं रुका रहा। सुबह रोज उठकर झरने से पानी लाता, साधु महाराज के पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़ कर लाता और इनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद साधु महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने इन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, इनके हाथ पांव दबाए। साधु महाराज बोला, बच्चा तू राज बालिक है, इस जोगी की खटिया में क्या तेरा काम है? राजकुमार बोला, महाराज जब आप ये जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा अब वापस जाने को जी नहीं चाहता। साधु बोला, बच्चा योगियों से कुछ छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती की जो इस लड़की से शादी की, पर तूने हमारे इतनी दिन सेवा की तो हम तुझे नाराज नहीं करेंगे। ले ये राख ले जा, जब इसे अपने माथे पर मले तो सब कुछ देखेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा, शाम को जब वो कन्या घर जाए तो ये राख माथे पर लगाकर इसके साथ चले जाना। तुझे आप ही पता चल जाएगा कि वो कौन है और इसकी क्या मजबूरी है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। साधु ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख इसे दे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और साधु को प्रणाम करके चल दिया। कई दिन का सफर तय करके वापस अपने महल में पहुंचा तो इस हाल में के कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की इसी तरह इन्हीं कपड़ों में इसी कुर्सी पर बैठी थी। बादी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। कंवर कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी बराबर आपके बारे में पूछते रहते थे। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। इसने गर्म पानी से गुस्ल किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। राजकुमार ने बांदी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? बांदी ने बताया, इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया था। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की की जाने का वक्त हुआ तो बांदी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख मली और इसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और बांदी से बोला, आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा। जब वो धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगा देना और मुझसे पूछना दिन चढ़ आया है, मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो ना बताना चाहूँ इसी भी जिद करके पूछना। बांदी समझदार थी, समझ गई राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठी तो बांदी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। उठिए ना कंवर, उठिए, देखिए दिन चढ़ आया है। अब तो बहू रानी भी आ गई हैं। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो बांदी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तूने। बांदी खुशामद करने लगी, बताइए ना कंवर, क्या सपना देख रहे थे, बताइए ना। पहले तो राजकुमार टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ चल दिया। ये गाड़ी में बैठी, मैं भी इसके साथ बैठ गया।
बांदी बोली, आप और इनके साथ बैठ गए। अरे कंवर क्यों बातें कर रहे हैं, आपको पास आने तो देती नहीं ये आप कैसे इसके साथ बैठ गए। अरे बांदी सच थोड़ी सपना है, सपने में। अच्छा फिर क्या हुआ, बांदी ने पूछा। फिर क्या होना था, मैं जोर जोर से गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ी बान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी बान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज जैसी चलाता हूँ वैसी ही चला रहा हूँ। जैसे जैसे धोबी का घर आ गया, ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो जरा नहीं रुकी, सीधी जीना चढ़कर ऊपर पहुँच गई। मैं भी इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा सजाया कमरा था, लगता ही नहीं था धोबी का कमरा है। सोने चांदी का चिरकट बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी थी। राजा की महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा हुआ ये कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। बांदी बोली, आप और इनके कमरे में बैठ गए, क्यों बातें करते हैं कंवर। अरे सच थोड़ी है बांदी, सपने में देखा था मैंने। अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में, बांदी ने पूछा। होना क्या था, राजकुमार बोला। धोबी की लड़की ने नौकरानी को आवाज लगाई कि फौरन खाना लाओ, बहुत भूख लगी है, सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने परोस दिया। मैंने सोचा लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना के क्या बताऊं। ये एक निवाला खाती, मैं 4 निवाले खाता। धोबी की बेटी का अभी पेट भी नहीं भरा था और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट लाई, बांदी क्या है आज तू क्या कर रही है, इतना सा खाना रखा था, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान होकर बोली, कुमारी साहिबा मैंने इतना ही खाना अपनी लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ, लीजिए आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए। लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर है, लगता है कि आपने राजकुमार से बातचीत की है। इस पर ये धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात कहने की, वो मुझे कभी नहीं छू सकता। सुना तूने, इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन दिल ही दिल में हैरान हो रही थी कि माजरा क्या है। फिर आसमान से इसके लिए जोड़ा आया, इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया, बालों में मोती पिरोए, बस क्या बताऊं क्या लग रही थी। ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, बन संवर कर ये आकर छत पर खड़ी हो गई। रात 12 बजे आसमान से एक उड़न खटोला आकर उतरा और इस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी पलंग का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। बांदी से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा रुख इसकी तरफ फेर लिया था। बांदी पूछने लगी, फिर क्या हुआ कंवर। कंवर बोला, बस सपना खत्म हो गया। बांदी जिद करने लगी, सुनाइए ना कंवर, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो उड़न खटोला फिर ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ चांद तारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते इंद्र लोक में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र लोक की सभा सजी हुई थी, एक से बढ़कर एक सुंदर अस्पराएं बैठी हुई थी। ये पहुंची तो सबने उठकर इससे सम्मान दिया जैसे ये कहीं की राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां अप्सराओं की रानी थी। थोड़ी देर में राजा अंदर पधारे और नाच रंग की महफिल जमी। सारी अस्पराएं नाची, सबसे आखिर में इसकी नाचने का नंबर आया। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा आज मैंने इसकी नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबलची से कहा, लाओ भैया तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबलचा बजाता हूँ। तबलची बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था। तबलचा छोड़कर बैठकर औंगने लगा। मैंने वो तबलचा बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची के समा बन गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल ले लिया, सबको दिखाया और तबलची की तरफ खुशहाल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह इसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार ने कनखियों से इसे देखा और बांदी को इशारा किया। बांदी जिद करने लगी, दिखाइए कंवर दिखाइए, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा था। राजकुमार बोला, ए बांदी सच थोड़ी था, वो तो सपने में था, सपने की चीज कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन बांदी ने जबरदस्ती कंवर की जेब से हाथ डालकर
एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं ये तो वो रुमाल नहीं था। राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती नहीं। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट छोटा सा हो गया और वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा थी। बानी ने फिर जिद की, सुनाइए कंवर, फिर क्या हुआ? कंवर बोला, होना क्या था? राजा इंद्र ने इससे दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश की। फिर मैंने ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया इतना ही अच्छा ये नाची। अब के राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इसे इनाम दी। इसने झुककर इनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर दबलची के पास लाकर डाल दी। वो अंगूठी भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। बांदी फिर जिद करने लगी, दिखाइए कंवर, हमें भी दिखाई वो कैसी अंगूठी थी। राजकुमार बोला, बांदी तू तो मूर्ख है। अब एक चीज सही हो गई, इत्तेफाक से तू इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें सच हों। लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की जेब से वो अंगूठी निकाल ही ली और पूछा, कंवर ये क्या, ये वही अंगूठी थी? कंवर बोला, अरे हाँ ये वही तो है, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? बांदी ने इशारा किया। धोबन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और बांदी ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे इन्होंने देखा ही नहीं। बांदी ने पूछा, फिर क्या हुआ कंवर? राजकुमार बोला, हुआ यूं कि नाच का तीसरा दौर शुरू हुआ। मैंने भी ऐसा तबलचा बजाया कि जान लड़ा दी और ये भी ऐसा नाची के जिसका जवाब पूरी इंद्र लोक में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा इंद्र लोक खड़े हो गए और अपने गले से सच्चे मोतियों का माला उतार कर इसे इनाम दिया। माला भी झुककर इसने सबको दिखाई और तबलची के पास रखवा दी। वो भी मैंने लेकर जेब में डाल दी। सुबह होने वाली थी। राजा इंद्र लोक दरबार से उठ गए और ये भी भागकर उन खटोले पर बैठी। जल्दी में अपने इनाम भी तबलची से नहीं लिए, सोचा होगा कल ले लेगी। इसे क्या पता था, वो तो सब मेरे पास थे। इसका उड़न खटोला उड़ा, मैं भी इसके पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था मैंने सपना कि तूने आकर जगा दिया। बांदी बोली, अच्छा अब वो हार भी दिखाइए। राजकुमार ने कहा, अरे बांदी वो सपना था, हार मेरे पास कहाँ से आया? लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही था वो हार? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई। बोली, कंवर अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, इंद्र लोक की अप्सरा हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। इंद्र लोक में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। राजा इंद्र लोक रोज मेरा नाच देखकर दरबार दरख्वास्त करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ था। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कह देना कि दया नाम की भी कोई चीज है इनके पास या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और इनको अपने नाच की पड़ी है। संदेशा लाने वाले ने जाकर जू का तू राजा से कह दिया। राजा इंद्र लोक गुस्से में आग बबूला हो गया। फौरन मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो इन्होंने कहा कि बड़ा घुमंड हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे शराब देता हूँ कि तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो अप्सरा है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो कभी अंदर लोक वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपना शराब तो वापस नहीं ले सकता। हाँ इतना जरूर है, तुझे रात को उड़न खटोला भेजकर इंद्र लोक बुलवा लिया जाएगा, लेकिन साल भर तुझे धरती पर ही काटना होगा। मेरे पर नोचे गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी बांदी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन मेरे भाग्य में आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरी अज्ञातवास का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख मिल जाते और मैं वापस इंद्र लोक चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी नहीं पता चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की है और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि इसकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि अंदर लोक की अप्सरा है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने धूमधाम से बेटी की शादी की और खुशियां मनाई। ऊपर वाले ने जैसे राजकुमार की दिल की मुराद पूरी की, ऐसे सबकी दिल की मुराद पूरी करे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।